22 फरवरी दिन गुरुवार और सत्यपाल मलिक के ठिकानों पर सीबीआई की छापेमारी। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल मलिक के खिलाफ एक्शन जम्मू कश्मीर के कीरू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट से जुड़े भ्रष्टाचार के मामले में हुआ। उत्तर प्रदेश के बागपत के रहने वाले सत्येंद्र मलिक बीते कुछ साल से सुर्खियों में हैं। उन्होंने नीतियों के आधार पर केंद्र की बीजेपी सरकार और पीएम मोदी के खिलाफ लगातार निशाना साधा। 77 साल के सत्यपाल मलिक एक बार विधायक और एक बार सांसद रह चुके हैं। मलिक के जम्मू कश्मीर का उपराज्यपाल रहते हुए 5 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने अनुच्छेद 370 हटाने का फैसला किया था। वह बिहार, उड़ीसा, गोवा और मेघालय के गवर्नर भी रह चुके हैं। सत्यपाल मलिक जाट परिवार से आने वाले देश की राजनीति के लगभग हर विचारधारा के हिस्सेदार रहे हैं। समाजवादी, कांग्रेस, जनता दल, बीजेपी। जाट किसान परिवार से आने वाले सत्यपाल की पैदाइश वेस्ट यूपी की है। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर बतौर छात्र नेता अपना राजनीतिक सफर शुरू करने वाले सत्यपाल मलिक ने 70 के दशक में कांग्रेस विरोध की बुनियाद पर यूपी में नई ताकत बनकर उभरे चौधरी चरण सिंह का हाथ पकड़ा। 1974 में चौधरी चरण सिंह ने भारतीय क्रांति दल से सत्यपाल मलिक को टिकट दिया और 28 साल की उम्र में सत्यपाल मलिक विधायक चुन लिए गए। हालांकि सत्यपाल को जब यह एहसास हुआ कि चौधरी साहब का साथ उन्हें महज पश्चिमी यूपी की राजनीति तक ही सीमित रखेगा, तो वे कांग्रेस विरोध छोड़कर कांग्रेस में शामिल हो गए और साल 1984 में राज्यसभा पहुंचे। अगले ही कुछ सालों के भीतर कांग्रेस का साथ छोड़कर सत्यपाल मलिक जनता दल में आ गए, सांसद बने और वीपी सरकार में मंत्री भी रहे। साल 1989 से 1991 के बीच वो अलीगढ़ संसदीय सीट से चुनाव जीतकर लोकसभा सदस्य भी निर्वाचित हुए। वे बाद में बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी उठा चुके हैं। हालांकि किसान आंदोलन, धारा 370 और अग्निपथ योजनाओं को लेकर सत्यपाल मलिक ने केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर रुख अपनाए रखा। अभी हाल फिलहाल में चौधरी चरण सिंह को भारत रत्न दिए जाने के फैसले पर उन्होंने तारीफ भी की थी। सत्यपाल मलिक खुद को लोहियावादी बताते हैं। लोहिया के समाजवाद से प्रभावित होकर उन्होंने छात्र नेता के रूप में मेरठ कॉलेज छात्र संघ से शुरुआत की। उनका जन्म उत्तर प्रदेश में बागपत के हिसावदा गांव में 24 जुलाई 1946 को हुआ। वे बताते हैं कि 2 साल की उम्र में ही उनके पिता का निधन हो गया। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री बताते हैं कि सत्यपाल मलिक को राजनीति में लाने का काम चौधरी चरण सिंह ने किया। 1974 में चौधरी चरण सिंह के भारतीय क्रांति दल के टिकट पर बागपत विधानसभा का चुनाव लड़ा और महज 28 साल की उम्र में सत्यपाल मलिक विधानसभा पहुंचे। पहला विधानसभा चुनाव सत्यपाल मलिक ने करीब 10,000 वोटों के अंतर से जीता था। 1980 में लोकदल पार्टी से राज्यसभा पहुंचे, लेकिन 4 साल बाद ही उन्होंने उस कांग्रेस का दामन थाम लिया जिसके शासनकाल में लगी इमरजेंसी का विरोध करने पर वो जेल गए थे। 1987 में राजीव गांधी पर बोफोर्स घोटाले का आरोप लगा, जिसके खिलाफ वीपी सिंह ने मोर्चा खोल दिया और इसमें सत्यपाल मलिक ने उनका साथ दिया। कांग्रेस छोड़ सत्यपाल मलिक ने जन मोर्चा पार्टी बनाई, जो साल 1988 में जनता दल में मिल गई। 1989 में देश में आम चुनाव हुए। सत्यपाल मलिक ने यूपी की अलीगढ़ सीट से चुनाव लड़ा और पहली बार लोकसभा पहुंचे। 1996 में सत्यपाल मलिक समाजवादी पार्टी ज्वाइन की और अलीगढ़ से चुनाव लड़ा। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं कि जाट नेता के तौर पर अलीगढ़ में उनकी बुरी हार हुई। वे चौथे नंबर पर रहे। उन्हें करीब 40,000 वोट पड़े, जबकि जीतने वाले उम्मीदवार को करीब 2,30,000 वोट पड़े। इस चुनाव ने यह बता दिया कि अब वे बड़े जाट नेता नहीं रहे। करीब 30 साल सत्यपाल मलिक मोटे तौर पर समाजवादी विचारधारा से जुड़े रहे, लेकिन साल 2004 में बीजेपी में शामिल हुए और पार्टी के टिकट पर चौधरी चरण सिंह के बेटे अजीत सिंह के खिलाफ बागपत से चुनाव लड़े। ये चुनाव भी उनके जाट नेता की अस्मिता के लिए एक परीक्षा की तरह था, लेकिन इसमें वे फेल साबित हुए। अजीत सिंह को करीब 3,50,000 वोट पड़े तो तीसरे नंबर पर रहे सत्यपाल मलिक को करीब 1 लाख वोट मिले। 2005-2006 में उन्हें उत्तर प्रदेश बीजेपी का उपाध्यक्ष, 2009 में भारतीय जनता पार्टी के किसान मोर्चा का ऑल इंडिया इंचार्ज बनाया गया। हेमंत अत्री बताते हैं कि बीजेपी ने हार के बावजूद सत्यपाल मलिक को अपने साथ रखा। 2012 में उन्हें बीजेपी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बनाया गया। ये वो दौर था जब बीजेपी उत्तर प्रदेश में अपनी ज़मीन तलाश रही थी और उसे एक जाट लीडर की तलाश थी। उसी समय सत्यपाल मलिक का नरेंद्र मोदी के साथ व्यक्तिगत संवाद हुआ और संबंध बना। 2014 में बहुमत के साथ
नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनकर आए और 30 सितंबर 2017 को उन्हें बिहार का राज्यपाल बनाया गया। करीब 11 महीने बिहार का राज्यपाल रहने के बाद अगस्त 2018 में सत्यपाल मलिक को जम्मू कश्मीर का राज्यपाल नियुक्त किया गया। सत्यपाल मलिक के कार्यकाल में ही जम्मू कश्मीर में विधानसभा भंग हुई, जिसके बाद राज्य का सारा एडमिनिस्ट्रेशन उनके हाथ में आ गया। इस दौरान 5 अगस्त 2019 को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किया गया। नवंबर 2019 से अगस्त 2020 तक सत्यपाल मलिक गोवा के और अगस्त 2020 से अक्टूबर 2022 तक सत्यपाल मलिक मेघालय के राज्यपाल रहे। सत्यपाल मलिक कई सालों से सरकार की लाइन से हटकर बयान देते आए हैं, लेकिन 14 अप्रैल को न्यूज़ वेबसाइट द वायर को दिए इंटरव्यू में उन्होंने विस्तार से उन घटनाओं को जिक्र किया जो न सिर्फ केंद्र की बीजेपी सरकार बल्कि पीएम मोदी के लिए भी मुश्किलें पैदा कर सकते हैं। 14 फरवरी 2019 को जम्मू कश्मीर के पुलवामा में विस्फोटकों से भरी गाड़ी सीआरपीएफ के जवानों के काफिले में चल रही एक बस से भिड़ा दी गई। इस आत्मघाती हमले में 40 जवानों की मौत हुई। इस हमले के लिए सत्यपाल मलिक ने केंद्र सरकार को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा, जम्मू से श्रीनगर पहुंचने के लिए सीआरपीएफ को 5 एयरक्राफ्ट की ज़रूरत थी। उन्होंने गृह मंत्रालय से एयरक्राफ्ट मांगे थे, लेकिन उन्होंने नहीं दिए। हम एयरक्राफ्ट देते तो ये हमला नहीं होता, क्योंकि इतना बड़ा काफिला सड़क से नहीं जाता। सत्यपाल मलिक ने इंटरव्यू में कहा कि जब ये जानकारी उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी को दी और अपनी गलती के बारे में बताया तो पीएम ने कहा, आप इस पर चुप रहिए। 17 फरवरी को दैनिक भास्कर के वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का भी जिक्र किया था। उन्होंने लिखा, 4 फरवरी से बर्फबारी के कारण जम्मू कश्मीर में फंसे सीआरपीएफ के जवानों को भी हवाई मार्ग से श्रीनगर पहुंचने के लिए मंजूरी मांगी गई थी। सीआरपीएफ ने इसका प्रस्ताव बनाकर मुख्यालय भेजा था, जहां से इसे गृह मंत्रालय को भेजा गया, लेकिन कोई जवाब नहीं आने पर सीआरपीएफ का काफिला 14 फरवरी को 3:30 बजे जम्मू से श्रीनगर के लिए रवाना हुआ और दोपहर 3:15 बजे आतंकी हमला हुआ। पत्रकार हेमंत अत्री बताते हैं, अगर सत्यपाल मलिक पुलवामा हादसे के समय ये सब कहने का साहस जुटा पाते तो वीपी सिंह वाली भूमिका में आ जाते, लेकिन उन्होंने 2 शीर्ष लोगों के कहने से चुप रहना बेहतर समझा और देश अभी तक कीमत चुका रहा है। वे कहते हैं कि उन्होंने कहा कि पुलवामा हमले के वक्त कनेक्टिंग रोड पर जवान तैनात नहीं थे। उस समय पुलिस तो उनके अंदर ही थी। उन्हें इसकी जानकारी क्यों नहीं थी? अगर थी तो इस पर उन्होंने क्या कार्रवाई की? किस तरह जांच बाद में बिठाई गई? उन्होंने कहा, मुझे लग गया था कि ये सारी जिम्मेदारी पाकिस्तान की तरफ जानी है, तो चुप रहिए। 11 दिन बाद भारत सरकार ने दावा किया कि पुलवामा हमले का बदला लेते हुए भारतीय वायुसेना ने नियंत्रण पार कर पाकिस्तान के शहर बालाकोट में आतंकी संगठन के प्रशिक्षण शिविरों के ठिकानों पर सिलसिलेवार सर्जिकल स्ट्राइक की। 2 महीने बाद यानी अप्रैल 2019 में देश में होने वाले आम चुनाव में बीजेपी ने बालाकोट स्ट्राइक को चुनावी मुद्दा बनाया। मंचों से बालाकोट स्ट्राइक का नाम बार बार सुनाई दिया। मई 2019 में आम चुनाव के जब नतीजे आए तो भारतीय जनता पार्टी ने अपनी जीत को दोहराते हुए 300 का आंकड़ा पार किया और बहुमत से केंद्र की अपनी सरकार बनाई। इंटरव्यू में सत्यपाल मलिक ने इशारों में यह भी आरोप लगाया कि पुलवामा हमले को भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के लिए इस्तेमाल किया। 5 अगस्त 2019 को केंद्र की बीजेपी सरकार ने जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाया। इतने बड़े फैसले की जानकारी सत्यपाल मलिक को महज 1 दिन पहले दी गई। उन्होंने बताया, कुछ नहीं पता था। 1 दिन पहले शाम को गृह मंत्री का फोन आया कि सत्यपाल मलिक, मैं एक चिट्ठी भेज रहा हूँ, सुबह अपनी कमेटी से पास करा के 11 बजे से पहले भेज देना। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार अजय आशीर्वाद कहते हैं, सत्यपाल मलिक के आरोप एक तरफा है, लेकिन केंद्र सरकार का जो गैर पारदर्शी तरीका है वो चिंताजनक है। वे अपने सीनियर लीडर को अंधे में रख रहे थे। भ्रष्टाचार पर बात करते हुए उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर और गोवा का राज्यपाल रहते हुए उन्होंने कई बार भ्रष्टाचार का मुद्दा प्रधानमंत्री के सामने उठाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। सत्यपाल मलिक ने कहा, प्रधानमंत्री के करीबी लोग उनके पास जम्मू कश्मीर में दलाली का काम गए, जिसमें उन्हें 300 करोड़ रुपए का ऑफर था। इस काम को रोकने से उन्हें मना कर दिया। सत्यपाल मलिक ने कहा, मैं सेफली कह सकता हूं कि प्रधानमंत्री जी को करप्शन से कोई बहुत नफरत नहीं है। वरिष्ठ राजनीतिक पत्रकार अजय आशीर्वाद कहते हैं, ये गंभीर आरोप है जिसे बीजेपी के एक सीनियर नेता लगा रहे हैं। एक ऐसे व्यक्ति जो सिस्टम के अंदर है और 4 राज्यों के राज्यपाल रह चुके हैं। अगर यूरोप में ऐसा इंटरव्यू सामने आता तो प्रधानमंत्री का इस्तीफा हो जाता। वरिष्ठ पत्रकार हेमंत अत्री कहते हैं, सत्यपाल मलिक जी को कथित पेशकश की बात को रिकॉर्ड पर लाना चाहिए, जो उन्होंने नहीं किया।